वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर शिवम पीसीबी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ नवीन प्रकाशन की सीरीज़ दर्शन शास्त्र विषय। तो फटाफट रिवीजन पार्ट 3 में आपका स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। प्रयोजनवाद को आदर्शवाद और प्रकृतिवाद का मध्यवर्ती दर्शन क्यों कहा जाता है? प्रयोजनवाद अंग्रेजी शब्द प्रैग्मेटिज्म का हिंदी रूपांतर है। प्रैग्मेटिज्म शब्द प्रैग्मा से बना है। प्रैग्मा शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्रैग्मेटिकस से हुई है, जिसका अर्थ व्यवहारिकता और क्रिया से होता है। इसलिए प्रयोजनवाद को व्यवहारिकतावाद भी कहते हैं। प्रयोजनवाद उन्हीं विचारों को मानता है जो व्यवहारिक रूप से सत्य हो। जो विचार या सत्य सिद्धांत उपयोगी अथवा व्यवहारिक नहीं हैं, वे निरर्थक होते हैं। प्रयोजनवाद के अनुसार किसी विचार की उपयोगिता सिद्ध होने पर ही उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। किसी कार्य का परिणाम उसके फल से लगाया जाना चाहिए। यह विचारधारा मनुष्य के जीवन से संबंधित होने के कारण अधिक मानवीय मानी गई है। आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है, क्योंकि कई आदर्शवादियों के अनुसार आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य के जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। एक तत्वज्ञानी आदर्शवादी यह विश्वास करता है कि मनुष्य का सीमित मन उस असीमित मन से निकलता है व्यक्ति और वह संसार दोनों बुद्धि विचार की अभिव्यक्ति हैं और संसार की व्याख्या मानसिक संसार के आधार पर ही की जा सकती है। प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जो प्रकृति के अलावा किसी अन्य तत्व को यथार्थ नहीं मानती और ना तो प्रकृति के बारे परे तथा इंद्रिय अनुभव के परे किसी का अस्तित्व ही है। प्रकृति के ऊपर कोई शक्ति अथवा ईश्वर नहीं है। घटनाओं के संगठन में प्रकृति से अन्य किसी का हस्तक्षेप नहीं है। वार्ड लिखते हैं कि प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करता है और आत्मा को पदार्थ या भौतिक तत्व के अधीन मानता है और अपरिवर्तनशील नियमों को सर्वोच्च मानता है। राष्ट्रीय एकता और भावात्मक एकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। राष्ट्र विभिन्न प्रकार की इकाइयों में बटा हुआ होता है। कहीं भाषाओं की इकाइयाँ, कहीं क्षेत्रीयता की इकाइयाँ, कहीं जाति की इकाइयाँ, कहीं परंपराओं की इकाइयाँ, तो कहीं धर्म की इकाइयाँ। इन सभी इकाइयों को एक सूत्र में पिरोने तथा उनमें राष्ट्रीय भावना जागृत करके एक भावात्मक एकता उत्पन्न करने की क्रिया राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया कहलाती है तथा इस प्रकार की एकता को राष्ट्रीय एकता कहते हैं। राष्ट्रीय एकता में राष्ट्रीय भावना का होना नितांत आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता का एक पक्ष यह है कि उसके सदस्यों में राष्ट्रीय जागृति के साथ साथ परस्पर एकता एवं हित चिंतन तथा सहयोग का भाव तथा प्रवृत्ति भी पाई जाती है। राष्ट्रीय एकता की शक्ति होती है। भावात्मक एकता का अर्थ उस भावना के विकास से है जो राष्ट्र की विभिन्न जातियों, धर्मों तथा समूहों के लोगों के आपसी भेदभावों को मिटाकर एकता के सूत्र में बांधती है तथा व्यक्ति संपूर्ण राष्ट्र को अपना राष्ट्र समझकर प्रेम करता है। भावात्मक एकता के माध्यम से व्यक्ति विभिन्न तत्वों के मध्य संवेगात्मक व्यवस्थापन स्थापित करता है और अपने अंदर राष्ट्रीय चेतना का विकास करता है। भावात्मक एकता से ओतप्रोत व्यक्ति अपनी रुचियों या प्रेरक वशीभूत होकर कार्य नहीं करता, वरन वह राष्ट्रीय आदर्शों व अपेक्षाओं के अनुकूल कार्य करता है और पूरी निष्ठा के साथ राष्ट्रीय समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है। विचारवाद और प्रकृतिवाद में क्या अंतर है? चलिए विचारवाद और प्रकृतिवाद देखते हैं। विचारवादियों का मानना है कि जगत की रचना बहुत से तत्वों से मिलकर हुई है और जबकि प्रकृतिवादी मानते हैं कि केवल पुद्गल या पदार्थ से ही जगत का निर्माण हुआ है। विचारवादियों का मत है कि कोई भी सिद्धांत सार्वभौमिक और शाश्वत नहीं है, जबकि प्रकृति के नियम सिद्धांत सार्वभौमिक, शाश्वत और वस्तुनिष्ठ होते हैं। ये अपरिवर्तनशील हैं। विचारवादी ईश्वर का अस्तित्व वहीं तक स्वीकार करते हैं जहाँ तक वह मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जबकि प्रकृतिवादी किसी भी दशा में ईश्वर के अस्तित्व को मानने के पक्ष में नहीं है। विचारवाद में शिक्षा का तात्पर्य मानव के सामाजिक विकास से लिया जाता है, जबकि प्रकृतिवाद में शिक्षा का तात्पर्य मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्तियों के स्वाभाविक समरूप और प्रगतिशील विकास से लिया जाता है। शिक्षा का उद्देश्य निश्चित नहीं है, फिर भी शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक जीवन व्यतीत करने की योग्यता, कुशलता एवं क्षमता का प्रदान करता है तथा सामाजिक दृष्टिकोण पर बल दिया जाता है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को आत्मानुभूति, विभक्ति और जीवन संघर्ष की तैयारी की क्षमता प्रदान करता है। डीबी की दार्शनिक विचारधारा का शिक्षा प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ा? डीबी एक दार्शनिक विचारधारा ने शिक्षा पर गहरा प्रभाव डाला है।
उन्होंने फ्रोबेल और रूसो के शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में जो दोष थे उन्हें बहुत कुछ दूर किया। उनकी विचारधारा के आधार पर शिक्षा के सक्रियतावाद का आंदोलन प्रारंभ हुआ और एक्टिविटी स्कूल खोले गए। विभिन्न शैक्षिक प्रक्रिया के अंगों पर उसकी विचारधारा का प्रभाव पड़ा उसे हम निम्नलिखित ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। विद्यालयों के कार्यों में समाज के परिवर्तन के अनुकूल परिवर्तन लाना अच्छा समझा जाने लगा। विद्यालयों को समाज का लघु रूप समझा जाने लगा। स्कूल के वातावरण को सरल एवं आदर्श रूप में सामाजिक वातावरण का प्रतिबिंब समझा जाने लगा। बालक के अनुभव के आधार पर शिक्षा देना अच्छा समझा जाने लगा। बालक की शिक्षा में व्यक्तिगत रुचियों और योग्यताओं के आधार पर बल दिया गया। विद्यालय में ऐसी शिक्षा पर बल दिया जाने लगा जो बालकों में सामाजिक भावना का विकास करे। वहाँ सामूहिक कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना अच्छा समझा जाने लगा। शैक्षिक नियोजन के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। शैक्षिक नियोजन की सफलता उसके निर्माण के सिद्धांतों पर निर्भर होती है। अतः किसी भी संस्था का शैक्षिक नियोजन करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना अनिवार्य है। यथार्थता के केंद्रित होने का सिद्धांत। योजना कपोल कल्पित न होकर यथार्थ के धरातल पर निर्मित किए जाने पर ही सफल होती है। अतः योजना और यथार्थता में तालमेल निश्चित रूप से होना चाहिए। उसे मांगों का प्रपत्र नहीं बनाना चाहिए। आवश्यकता का सिद्धांत। शैक्षिक नियोजन में संस्था को प्राथमिक आवश्यकताओं पर विशेष बल देना चाहिए। जेपी नायक ने इसी सिद्धांत पर जोर देते हुए कहा है कि योजना वह वास्तविक और प्रयोजनशील कार्य करने का कार्यक्रम होना चाहिए जो उपलब्ध सुविधाओं के सबसे अच्छे प्रयोग तथा मानव प्रयास पर बल दे। सफलता का सिद्धांत। जेपी नायक महोदय ने उक्त सिद्धांत की महत्ता स्वीकार करते हुए कहा है कि योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन से हमारा ध्येय यह होना चाहिए कि निम्न स्तर का लक्ष्य नहीं अपितु असफलता अपराध। इसका अभिप्राय यह है कि योजना चाहे छोटी हो या बड़ी उसे निश्चित रूप से सफल होना ही चाहिए, अन्यथा नियोजन की सार्थकता ही क्या है। सही है। वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति का सिद्धांत। योजना निर्माण को चाहिए कि वे लक्ष्यों को पूर्ण सावधानी के साथ निर्धारण करे और लक्ष्य चाहे छोटे हों या बड़े उनकी पूर्ति प्रत्येक दशा में कराई जाए। साधनों एवं स्रोतों के अधिकतम उपयोग का सिद्धांत। शैक्षिक संस्था का नियोजन ऐसे किया जाए कि संस्था संबंधी सभी साधनों एवं स्रोतों का भरपूर लाभकारी उपयोग हो जाए। सामाजिक परिवर्तन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सामाजिक परिवर्तन। संसार की समस्त वस्तुओं में विचार, सभ्यता, संस्कृति आदि परिवर्तनशील है। समाज भी परिवर्तनशील है। जब सामाजिक व्यवस्था, प्रक्रिया या सामाजिक संरचना में स्पष्ट रूप से कोई अंतर्दृष्टि गोचर होता है तब उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ। सामाजिक परिवर्तन से अभिप्राय जीवन के किसी भी प्रकार का परिवर्तन होना है। सामाजिक परिवर्तन में दो शब्द हैं, सामाजिक और परिवर्तन। सामाजिक शब्द से आशय है समाज से संबंधित। मैकाइवर ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल बताया है। परिवर्तन से आशय भिन्नता का होना है। प्रत्येक वस्तु का एक पूर्व रूप होता है, कुछ समय पश्चात उसमें भिन्नता आ जाती है। सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा। सामाजिक परिवर्तन सर्जोन। सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जो सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक संगठन के किसी अंग में अंतर का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। गिलिन तथा गिलिन। सामाजिक परिवर्तन जीवन की मानी हुई रीतियों में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, चाहे ये परिवर्तन भौगोलिक दशाओं के परिवर्तन में हुए हों अथवा सांस्कृतिक साधनों में अथवा जनसंख्या की रचना या सिद्धांतों के परिवर्तन में अथवा प्रयास से अथवा समूह के अंदर ही आविष्कारों के फलस्वरूप ही हुए हों। मोरिल तथा एल्ड्रिच के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का यह अर्थ है कि बहुत बड़ी संख्या में व्यक्ति ऐसे कार्य कर रहे हैं जो कुछ दिनों पहले अथवा उनके पूर्वज के कार्य से भिन्न है, अर्थात जब मानव व्यवहार संशोधित हो रहा हो तो वह सामाजिक परिवर्तन का संकेत है। मानवीय पूंजी के रूप में शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। मानवीय पूंजी के रूप में शिक्षा की नवीन अवधारणा क्या है? कल कारखानों में उत्पादन में वृद्धि के कारणों को ढूंढने से ज्ञात होता है कि यह श्रमिक की योग्यता में वृद्धि के कारण है। उसकी योग्यता में वृद्धि शिक्षा के कारण होती है। शिक्षा के कारण व्यक्ति की आमदनी में वृद्धि हो जाती है। उच्च शिक्षित व्यक्ति का वेतन अधिक होते हैं। किस स्तर की शिक्षा से कितना प्रतिफल होता है या ठीक जानने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस प्रतिफल का एक अंश नौकरी रखने वाले अभिकरण या पूरे समाज को भी होता है, उसे सामाजिक प्रतिफल कहते हैं। शिक्षा पर लगाए जाने वाले धन को निवेश या विनियोग माना जाता है, क्योंकि यह जब लगाया जाता है तो इसके तत्काल लाभ नहीं होता, बल्कि कालांतर में इससे लाभ मिलता है।
शिक्षा के विनियोग पक्ष को वर्तमान में अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है। स्पष्ट है कि शिक्षा पर जैसे जैसे धर्म का वर्चस्व घटता गया, वैसे वैसे उसका उसका वित्त से समीप बढ़ता गया। मुद्रा विनिमय ने उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज शिक्षा और वित्त के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गया है। शिक्षा देश की वित्त व्यवस्था पर निर्भर करती है, वित्त व्यवस्था आर्थिक विकास पर निर्भर करती है, आर्थिक विकास मानवीय संसाधनों की निपुणता पर निर्भर करता है और मानवीय संसाधनों की निपुणता पर निर्भर करती है। आज मानवों को पूंजी के रूप में देखा जा रहा है, वह देश की पूंजी में वृद्धि करता है और अतः वह स्वयं भी पूंजी के रूप में देखा जाता है। शिक्षित व्यक्ति देश की पूंजी हैं, इसे मानव पूंजी कहा जाता है। सामाजिक परिवर्तन में विद्यालय तथा शिक्षक क्या योगदान है? सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा द्वारा समाज में विभिन्न परिवर्तन लाए जाते हैं। शिक्षा इस कार्य को अपनी शिक्षा संस्थाओं द्वारा करता है। विद्यालय मानव जाति द्वारा प्राचीन काल से आज तक अर्जित की हुई सामाजिक विरासत को नवीन पीढ़ियों तक पहुंचाकर सुरक्षित रखता है। यदि नवीन संतति को शिक्षा प्रदान नहीं की जाए तो वह नष्ट हो जाएगी, जिससे समाज का दायित्व खतरे में पड़ जाएगा। इस खतरे को दूर करने के लिए समाज में विद्यालय पर यह कार्यभार डाला है कि वह समाज के स्थायित्व तथा सार्वभौमिक विकास हेतु करे। यह प्रश्न स्वतः उठता है कि विद्यालय इस कार्य को किस प्रकार करे। समाज की प्रचलित व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए विद्यालय को उसकी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से आलोचना करनी चाहिए। इस आलोचना से विद्यालय में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, परंतु इस कार्य को प्रत्यक्ष रूप से न करके अप्रत्यक्ष रूप से करना चाहिए। विद्यालय को नवीन विचार रखने में तथा समाज की आलोचना करते समय भारतीय संस्कृति और भारतीय तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए। सामाजिक परिवर्तन लाने में शिक्षक को नेतृत्व करना चाहिए। वह बालकों को अपने व्यक्तित्व से शीघ्र प्रभावित कर सकता है। उसे नवीन विचार रखते समय छात्रों के विचारों को भी महत्व देना चाहिए। सामाजिक परिवर्तन के लिए विद्यालय को समाज के नेताओं से भी घनिष्ठ संबंध रखना चाहिए। वह उनके द्वारा उनके द्वारा स्वयं को समाज की प्रत्येक गतिविधि से अवगत रखें। विद्यालय अपने पाठ्यक्रम में उन क्रियाओं एवं तत्कालीन समस्याओं का स्थान प्रदान करे जो इस कार्य में उनको सहायता दे सकें। सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सामाजिक परिवर्तन सामुदायिक परिवर्तन से संबद्ध होता है। वास्तव में सामाजिक परिवर्तन का संबंध किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में होने वाले परिवर्तनों से नहीं है, बल्कि संपूर्ण समुदाय के जीवन में होने वाले परिवर्तनों से है। सामाजिक परिवर्तन इसी अर्थ में सामाजिक है। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है। इसका तात्पर्य यह है कि यह घटना बिना किसी अपवाद के संसार के सभी समाजों में पाई जाती है। आदिम से आदिम समाज से लेकर आधुनिकतम सभी समाजों में सामाजिक परिवर्तन होते हैं। सामाजिक परिवर्तन की गति असमान होती है। समाज परिवर्तन तो होता ही है, परंतु परिवर्तन की गति प्रत्येक समाज में या एक ही समाज के विभिन्न पक्षों में समान नहीं होती। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि सामाजिक परिवर्तन लाने वाले कारक प्रत्येक समाज में समान रूप से क्रियाशील नहीं होते। सामाजिक परिवर्तन की गति समय कारक से प्रभावित होती है। इसका अर्थ है कि यह है कि किसी भी समाज में प्रत्येक समय काल या युग में परिवर्तन की गति एक समान नहीं होती। इसका कारण भी स्पष्ट ही है, और वह यह है कि सामाजिक परिवर्तन लाने वाले कारकों का प्रभाव सदा एक सा ही बना नहीं रहता। समय के साथ साथ इन कारकों के प्रभाव में भी परिवर्तन हो सकता है और होता भी है। इसलिए समय के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन की गति में भी परिवर्तन होता रहता है। डीबी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है डीबी के अनुसार। एडम्स की भांति जॉन डीबी ने भी शिक्षा को प्रक्रिया के रूप में ही स्वीकार किया है, किंतु जहाँ एडम्स शिक्षा प्रक्रिया में बालक और शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान देते हुए मनोवैज्ञानिक पक्ष पर बल देते हैं, वहीं डीबी मनोवैज्ञानिक पक्ष को स्वीकार करते हुए सामाजिक पक्ष पर विशेष बल देते हैं। यद्यपि यह निर्विवाद है कि बालक को शिक्षित करने के लिए जन्मजात शक्तियों और क्षमताओं का ज्ञान परमावश्यक है, किंतु यह विकास उचित दिशा की ओर उन्मुख हो तदर्थ समाज के सहयोग की आवश्यकता है। हमारा यह नैतिक दायित्व है कि हम उस समाज के लिए बालक को तैयार करें जिसका उसे आगे जाकर सदस्य बनना है। इस दृष्टि से यह समाज निश्चित करेगा कि समाज स्वीकृत आचरण और कार्यकुशल विकसित करने की दृष्टि से परिवर्तित परिस्थितियों में कौन कौन से विषयों को किन किन शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से पढ़ाया जाना अपेक्षित है। इस दृष्टि से पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके अभाव में शिक्षक क्या पढ़ाएगा तथा बालक क्या पढ़ेगा। इन प्रश्नों का उत्तर असंभव है, अर्थात पारस्परिक पाठ्यक्रम वह धुरी है जो दोनों को संयुक्त करती है। इन तीनों अंगों की पारस्परिक क्रिया में ही शिक्षा निहित है।
उपर्युक्त दृष्टि से शिक्षा मानव के सामाजिक विकास की प्रक्रिया है। इस आशय से डीबी का कथन है कि शिक्षा में सामाजिक और संस्थागत प्रेरणाएं फलती फूलती हैं, सामाजिक कल्याण की अभिरुचियाँ निर्देशित होती हैं और तथा समाज की उन्नति और सुधार के सीधे और विश्वासपूर्ण साधन बताए जाते हैं। अतः डीबी के अनुसार शिक्षा की प्रमुख 3 धुरी होती हैं और वे हैं बालक, शिक्षक और समाज। बालक, छात्र और शिक्षार्थी, बालक, छात्र और शिक्षार्थी, शिक्षक, निर्देशक और अध्यापक, समाज और पाठ्यक्रम। यदि शिक्षा के अभाव में शिक्षा नहीं है तो छात्र के बिना भी शिक्षा नहीं है। इसी तरह सामाजिक तत्वों एवं वास्तविकताओं अर्थात पाठ्यक्रम के बिना भी शिक्षा का कोई अस्तित्व नहीं है। वही कारण है कि डीबी ने शिक्षा को त्रिध्रुवी अथवा 3 धुरी वाली शिक्षा की प्रक्रिया स्वीकार की है। शिक्षा में डीबी का क्या योगदान रहा, संक्षेप में बताइए। नया शिक्षा दर्शन। प्रोफेसर जॉन डीबी ने अपना प्रयोगात्मक शिक्षा दर्शन शिक्षा जगत में प्रस्तुत किया। शिक्षा संबंधी अनेक रचनाएं। शिक्षा के क्षेत्र में डीबी महोदय ने जितना अधिक लिखा है वह उनका अपना योगदान है। प्रोजेक्ट प्रणाली की बड़ी देन है। जॉन डीबी ने द्वारा प्रचलित शिक्षा पद्धति, जिसे प्रोजेक्ट प्रणाली शिक्षा कहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उनकी अपनी भेंट है। तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा का प्रचार। आधुनिक युग में समृद्धशाली देश एवं अन्य तकनीकी शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा के प्रचार के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। यह वास्तव में डीबी का प्रभाव था और योगदान भी। शिक्षा में शोध की प्रवृत्ति। आधुनिक युग में शिक्षा केवल एक प्रक्रिया ही नहीं रही है, वह एक शस्त्र हो गई है। शिक्षा शास्त्र में शोध की प्रवृत्ति बढ़ रही है। विद्यालय समाज का लघु रूप है, स्पष्ट कीजिए। यह विद्यालय को समाज का लघु रूप क्यों कहा जाता है, समझाइए। विद्यालय समाज का लघु स्वरूप। विद्यालय एक सामाजिक संस्था है। डीबी विद्यालय में बालक के सर्वांगीण विकास के लिए इसमें सक्रिय सहयोग, सहकारिता और स्वावलंबन की भावना उत्पन्न करना चाहता है। उसका विचार था कि इससे बालक की वृत्ति इतनी स्थिर, व्यवस्थित और परिपक्व हो जाएगी कि सामाजिक जीवन में प्रवेश कर लेने पर उसे यह प्रतीत नहीं होगा कि मैं किसी नए अपरिमित क्षेत्र में प्रवेश कर रहा हूँ। इसलिए उसने कहा है कि विद्यालय को अपनी चारदीवारी के बाहर विशाल समाज का प्रतिबिंब होना चाहिए, जहाँ जीवन की शिक्षा व्यवहारिक ढंग से मिलेगी, किंतु यह समाज शुद्ध, सरल और भांति संतुलित होगा। डीबी की लिखता है कि सच्चा चिंतन तभी संभव है जब परीक्षण का अवसर प्राप्त हो। डीबी विद्यालयों में बालक को अपने जीवन के लिए उपयोगी तथ्यों को स्वयं परीक्षण करके उसकी सत्यता से परिचित होने का अवसर प्रदान करता है। बालकों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के अनुसार विद्यालय के कार्यक्रम को निर्धारित किया जाता है तथा उन्हें घरेलू उद्योग धंधों, पारिवारिक क्रियाओं एवं जीवन की दैनिक आदतों की शिक्षा दे सकते हैं। इस प्रकार बालक की शिक्षा व्यावहारिक रूप से खेल, नवीन वस्तुओं के निर्माण, अभिव्यक्ति तथा क्रियात्मकता से संबंधित रहती है। डीबी ने विद्यालय को एक ऐसा सुशासित प्रजातंत्र माना है जिसमें सब मिलकर शारीरिक तथा बौद्धिक श्रम से परस्पर सहयोग तथा सद्भाव के साथ विद्यालय का समस्त प्रबंध स्वयं करें। डीबी विद्यालय को आदर्श तथा विस्तृत परिवार मानता है, जहां बालक की सामाजिक भावना का विकास होता है। मूल्य मीमांसा और शिक्षा के प्रभाव बताइए, या मूल्य मीमांसा के शैक्षिक निहितार्थों को स्पष्ट कीजिए, अथवा मूल्य मीमांसा से क्या तात्पर्य, व्याख्या कीजिए। मूल्य मीमांसा और शिक्षा। मूल्यों के अनेक प्रकार बताए गए हैं, परंतु मूल्य मीमांसा के अनुसार मूल्य केवल 2 प्रकार के ही, अनुवर्ती इंट्रिंसिक और परावर्ती एक्सट्रिंसिक। कुछ लोगों ने प्रथम को स्वतः मान मूल्य और दूसरे को उपकरणी मूल्य कहा है। प्रथम प्रकार के मूल्य वे हैं जिनका अपने आप में महत्व है, जिन्हें हम किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधन नहीं बनाते, वरन जिन्हें प्राप्त करना ही मानव जीवन का उद्देश्य है। इस प्रकार के मूल्यों की श्रेणी में सत्य, शिव, सुंदर, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जैसे मूल्य रखे जा सकते हैं। दूसरे प्रकार के मूल्य परावर्ती या उपकरणी मूल्य वे हैं जिनको हम किसी महान उद्देश्य के प्राप्ति के साधन या निमित्त रूप से अपनाते हैं, जैसे श्रम, ईमानदारी, निष्ठा आदि। शिक्षा का मुख्य सरोकार अंतर्वर्ती मूल्यों से है, क्योंकि उसकी प्राप्ति मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। यदि शिक्षा का उद्देश्य जीवन की तैयारी है तो वह अंतर्वर्ती या स्वतः मान मूल्य शिक्षा के उद्देश्य बन जाते हैं। यह शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करने में सहायक हैं। शिक्षा के उद्देश्य जैसे ज्ञानार्जन, सर्वांगीण जीवन, स्पेंसर, सत्य की खोज आदि
स्वतः मान मूल्यों की आधारशिला पर खड़े किए गए हैं। यह मूल्य सूक्ष्म से अधिक संबंध रखते हैं, अस्तु शिक्षक का ध्यान भौतिक वस्तुओं की ओर कम रहेगा। वह चाहेगा कि उसके छात्र सूक्ष्म विचारों की समस्या और मूल तत्व को ग्रहण करें। उनके अध्ययन की सामग्री भौतिक विषय ही होंगे, जैसे गणित, भाषा, साहित्य, धर्म और दर्शन। संभवतः प्राचीन काल से लेकर अब तक जिन विषयों का प्राधान्य इसलिए रहा है कि इनके द्वारा सूक्ष्म तत्व को ग्रहण करने में सहायता मिली है। स्वतः मान मूल्यों की शिक्षण विधियों में चिंतन और तर्क को ज़्यादा महत्व मिला है। बहुत से शिक्षाविदों का मत है कि स्वतः मान मूल्यों को शिक्षा में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उपकरणीय मूल्यों के समर्थक यह मानते हैं कि ऐसा क्रम निश्चित करना उचित न होगा। उपकरणीय मूल्य जिनका साधन के रूप में उपयोग होता है किसी तरह कम महत्वपूर्ण नहीं है। गांधी जी यह मानते थे कि अच्छे साधन से ही अच्छे साध्य तक पहुंचा जा सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी बुनियादी शिक्षा की योजना में श्रम के मूल्य की प्रधानता दी। उनके विचार में श्रम का मूल्य ही शिक्षित व्यक्ति को पवित्र हृदय वाला, न्यायी और भला बना सकता है। श्रम के द्वारा हाथ, मस्तिष्क में हृदय की शिक्षा देना संभव है। बहिर्वर्ती या उपकरणीय मूल्यों के आधार पर भी शिक्षा के उद्देश्य निश्चित किए गए हैं, जैसे जीविकोपार्जन, कौशलों में निपुणता और सामाजिक कुशलता आदि। उपकरणीय मूल्य प्रत्यक्ष व्यवहार में परिवर्तित हो सकते हैं और ग्रहणशीलता की परीक्षा ली जा सकती है। यह जानना सरल है कि किस इस प्रकार के मूल्य वांछित परिणाम दे सकते हैं या नहीं। गांधी जी का शिक्षा में योगदान बताइए। महात्मा गांधी का शैक्षिक योगदान स्पष्ट कीजिए। बेसिक शिक्षा प्रणाली महात्मा गांधी के मस्तिष्क की उपज थी। गांधी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में यह अनुपम या मौलिक भेंट दी। इसमें एक ओर भारतीयता थी तो दूसरी ओर अर्वाचीन के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों का आधार था। इसमें व्यवहारिकता थी, स्वावलंबन था, सामाजिक सर्वोदय था, राष्ट्रीय एकता थी। बेसिक शिक्षा योजना वास्तव में नई सूझ थी। विदेशों में कौशल के द्वारा शिक्षा देने की पद्धति प्रचलित हो चुकी थी। अमेरिका में जॉन डीवी ने बढ़ईगिरी के द्वारा शिक्षा देने के लिए जोर दिया था। जापान में उत्पादन के साथ शिक्षा की क्रिया चलाई गई थी। इसी के आधार पर गांधी जी ने तकली व चरखा के द्वारा कताई तथा बाद में बुनाई की ओर ध्यान दिया और भारतीय उद्योग को उठाने का प्रयत्न किया। प्रोफेसर हुमायूं कबीर ने कहा है, गांधी जी की राष्ट्र को बहुत सी देनों में से नवीन शिक्षा के प्रयोग की देन सर्वोत्तम है। कुछ भारतीय एवं पाश्चात्य शिक्षा शास्त्रियों के मतानुसार शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पाश्चात्य शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के निहित सर्वोत्तम शक्तियों का सर्वांगीण प्रकटीकरण से है। स्वामी विवेकानंद ने मनुष्य के अंदर की पूर्णता अभिव्यक्ति को ही शिक्षा माना है। इसके अनुसार मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता ही अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। रविन्द्रनाथ टैगोर की विचारधारा भी कुछ इसी प्रकार की। उनके अनुसार सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचनाएं नहीं देती वरन हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में तादात्म्य स्थापित करती है। शिक्षा की पाश्चात्य अवधारणा। सुकरात। शिक्षा का अर्थ है संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना जो व्यक्तियों के मस्तिष्क में स्वभावतः निहित होते हैं। प्लेटो। शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। अरस्तु। शिक्षा का अर्थ है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ मन का निर्माण करना। जॉन लॉक। पौधे कृषि द्वारा विकसित होते हैं और मनुष्य शिक्षा से। मूल्य शिक्षा को परिभाषित कीजिए। मूल शिक्षा के प्रमुख परिभाषा निम्नलिखित। डॉक्टर A.K.C. ओटावे के शब्दों में मूल्य वह विचार है जिनके लिए मनुष्य जीते हैं। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी के शब्दों में समाज की समस्त ऐसी इच्छाएं जो अभिलाषाएं मूल्य कही जाती हैं जो कि अनुबंधन, अधिगम व सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति में अंतर्निहित हो जाती हैं। M.T. रामजी के शब्दों में मूल्य वे हैं जो वांछनीय या इच्छित हैं। R.K. फ्रैंकलिन के शब्दों में मनुष्य आचार, आदर्श, सौंदर्य, कुशलता एवं महत्व के दो मापदंड हैं जिनके साथ लोग जीते हैं, जिनका समर्थन करते हैं तथा उन्हें कायम रखते हैं। जेम्स वी सेबर तथा विलियम स्ट्रॉन्ग के शब्दों में मूल्य किसी वस्तु के बारे में निर्णय के मापदंड तथा नियम हैं। ये वे मानदंड हैं जो लोगों, क्रियाओं, वस्तुओं, विचारों, परिस्थितियों के अच्छा होने, महत्वपूर्ण व वांछनीय होने अथवा खराब, महत्वहीन व अवांछनीय या तिरस्करणीय होने के बारे में निर्णय करते हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद यह कहा जा सकता है कि किसी समाज के वे विश्वास, आदर्श, सिद्धांत, नैतिक नियम व व्यवहार मानदंड जिन्हें समाज के व्यक्ति महत्व देते हैं।
और जिनसे उनका व्यवहार निर्देशित व नियंत्रित होता है। उस समाज एवं उसके व्यक्तियों के मूल्य होते हैं और उन मूल्यों की शिक्षा ही मूल्य शिक्षा कहलाती है। शैक्षिक समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं? शैक्षिक समाजशास्त्र सरल शब्दों में कहा जाए तो शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा तथा समाजशास्त्र का समन्वित रूप है। शैक्षिक समाजशास्त्र समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग या नवीन शाखा है। शैक्षिक समाजशास्त्र का जन्मदाता जॉर्ज पेनी को माना जाता है। जॉर्ज पेनी ने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में कार्य करते समय सन 1928 में द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन सोशियोलॉजी नामक पुस्तक प्रकाशित की। उसने इस पुस्तक में शिक्षा के सामूहिक जीवन पर और सामूहिक जीवन का शिक्षा पर प्रभाव का वर्णन किया। जॉर्ज पेनी ने शैक्षिक प्रक्रिया की व्याख्या समाजशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार की। मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने के लिए आवश्यक है उस पर पड़ने वाले सामाजिक प्रभावों का अध्ययन किया जाए। शिक्षा में मनुष्य का संपूर्ण अनुभव आ जाता है और शिक्षा का मुख्य कार्य समाज के दोषों को दूर करना तथा समाज पर नियंत्रण रखना है। वस्तुतः शैक्षिक समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाजशास्त्र के उद्देश्यों को शैक्षिक क्रिया द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करता है। अतएव यह विज्ञान समाजशास्त्र की संपूर्ण संस्थाओं जैसे परिवार, स्कूल, समुदाय, धर्म, राज्य, समाजशास्त्र, समाचार पत्र एवं रेडियो आदि का अध्ययन करके व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ एवं सामाजिक प्राणी बनाने के लिए शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रमों, शिक्षण पद्धतियों तथा अन्य सभी अंगों को निर्धारित करता है। शैक्षिक समाजशास्त्र सामाजिक उन्नति एवं विकास के लिए सामाजिक प्रतिक्रियाओं एवं सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है, क्योंकि इनके विषय में ज्ञान के आधार पर ही हम शिक्षा स्वरूप निश्चित कर सकते हैं, शिक्षा का स्वरूप तथा शिक्षा की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। सार रूप में शैक्षिक समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली प्रक्रियाओं, जनसमूहों, संस्थाओं तथा समितियों का अध्ययन करता है। तो आपका लघु उत्तरीय दर्शन शास्त्र के सभी लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का रिवीजन करने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड किया जाए तो आपको सबसे पहले मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।